नमस्कार। पेश है आज का महामुकाबला। चर्चा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं करना चाहता था कि उनका एजेंडा, उनके प्रॉमिसेस के हिसाब से, उनके वादों के हिसाब से जो इतनी बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है, स्वाभाविक है कि उम्मीदों का स्तर भारतीय जनता पार्टी से और खासतौर पर नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है रहे इस पार्टी का, बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी घटना आज हो गई जो पहले हिस्से में जिसने मुझे फोर्स किया अपने एजेंडे को बदलने के लिए, और वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा। एक समय था, ये बहुत जरूरी है यहां पर याद दिलाना, भारतीय सियासत में जब नीतीश कुमार एक संभावित प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उन्होंने बिहार बदल दिया, इस तरह की बातें होती थी। उसके बाद बिहार में सियासी चमत्कार हुआ इन लोकसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार बुरी तरह से, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, डेसिमेट हो गए, यानी कि ध्वस्त हो गए। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मेरे साथ कुछ ऐसे ज्ञानी लोग मौजूद हैं, उनमें से एक हमारे पुराने साथी मनोरंजन। तो उनसे हम पहले तो समझेंगे कि ये इस्तीफा देने का मतलब क्या होता है, फिर कुछ नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे की तरफ जाएंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नीतीश कुमार से जुड़ा घटनाक्रम है वो भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा है। कल मैंने आपकी मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान साहब से कराई थी। अमित शाह अगर उत्तर प्रदेश में चमत्कार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान बिहार में भारतीय जनता पार्टी के चमत्कार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और कल से लेकर आज तक इन्होंने मुझे नहीं बताया कि पासवान को ये कैसे बीजेपी में लेकर आए। अभी भी ये कह रहे हैं कि उस एजेंडे को छोड़ दिया। उर्मिलेश जी हैं, बहुत अच्छे से बिहार, वहाँ की सियासत को समझते हैं। मनोरंजन से मैं आपको मिलवा ही चुका हूँ, और मनीष के पास हम चलेंगे। हमारे साथी मनीष कुमार, वो पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार ने, जो पहले सही मायने में एनडीए के पुराने साथी थे और खुलकर राजनीतिक विरोधी बने नरेंद्र मोदी के, रिश्ता टूटा ही नरेंद्र मोदी के बन। इससे पहले जरा देखते हैं बनारस में नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं इस वक्त। उसके बावजूद भी बनारस के नागरिकों ने मेरे मौन पर भी मोहर लगा। आपने मुझे इतना जन समर्थन दिया, इतना जन समर्थन दिया, और भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया। और उस इंसान को जो बनारस में 60 मिनट से ज्यादा समय नहीं दे पाया, और नामांकन भरने के बाद तो बड़ी मुश्किल से मैं कार्यालय पहुंच पाया, और उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए, मैं आज इस पवित्र धरती को भी नमन करता हूं, और इस पावन धरती पर बसे हुए सभी मतदाताओं का भी सर झुका करके नमन करता हूं, उनका धन्यवाद। जिस दिन नामांकन भरा था, आपको मालूम है, जिसने चंद्रमा पर पहली बार पैर रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग, उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब मैं चंद्रमा पर जा रहा था, मैं एस्ट्रोनॉट था, मैं एक अवकाश यात्री था, लेकिन जब मैं लौट रहा हूं तो मैं एक पूरे ब्रह्मांड का अंश, एक छोटे से मानव के रूप में लौट रहा हूं। मुझे भी लगता है
कि जब मैं बनारस की ओर चल पड़ा था तब तो मैं एक उम्मीदवार के नाते आया था, लेकिन जैसे ही मां गंगा के पावन पवित्र धारा से पवित्र हुई इस धरा पर मैंने नामांकन के दिन जब फॉर्म भरा, अपना पता भरा था, उसी दिन मैं मानता हूं मैं भले ही निकला था उम्मीदवार बनने के लिए, मैं तो इस धरती का बेटा बन गया। मां गंगा ने मुझे बुलाया, ये शब्द मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे, शायद वो शब्द भी नहीं थे, मेरे अंतर मन में चल रही एक आध्यात्मिक प्रवाह की शब्द रूपी वो अभिव्यक्ति थी। और मैं आज भी जब मां गंगा के चरणों में आया उसको और अधिक गहराई से अनुभव कर रहा हूं। भाइयों बहनों, ये चुनाव के तो ये थे नरेंद्र मोदी जो बनारस में गंगा आरती के बाद लोगों को एड्रेस कर रहे थे। उसमें से कोई और खास अंश होगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। हम अपने इस मसले पर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन सब के बीच एक बड़ी पॉलिटिकल घटना हुई जब नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सारे जानकार लोगों को मैं आपसे मिला चुका हूं। भूपेंद्र यादव जी होंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर आएंगे, पर जरा नीतीश कुमार पर चर्चा कर ले। पंकज सिंह युवा नेता है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से, वो हमारे साथ होंगे। लेकिन नीतीश कुमार के मसले पर आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल जो है वो नीतीश कुमार के लिए हैं। अगर वो ग्राफिक्स हम आपको दिखा सके, बड़े सीधे और सरल सवाल हैं कि अगर वो हमको मिल सके। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया। मनोरंजन, मैं आपसे शुरू करूंगा। क्यों दिया नीतीश कुमार ने इस्तीफा? क्या कन्वे करना चाहते हैं नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार एकदम खालिश पॉलिटिशियन आदमी है, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा मौका है, मुझे केवल 2 सीट मिली है तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा। और ये सिंपल सा उन्होंने मैसेज दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। कोई असेंबली को डिजॉल्व करने की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा कि कल एक और सरकार बन सकती है, तो कल हो सकता है दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए, अपना कैबिनेट दोबारा से बनाए। जो तत्व उनको लगते हैं कि गड़बड़ी कर सकते हैं उसको हटा देंगे। उनको मालूम है कि उनके कुछ लोग जो है बीजेपी के साथ बीजेपी के साथ संपर्क में है। उससे छुटकारा पाने के लिए एक कह सकते हैं पॉलिटिकल ड्रामा तो है ही। पॉलिटिकल ड्रामा। धर्मेंद्र प्रधान, कितने लोग आपके साथ संपर्क में? आपके साथ बहुत लोग संपर्क में होते, उसका चुनाव भी आप जीत जाते, फिर भी नहीं बताते कि आप उनको संपर्क में कैसे लाए। देखिए, कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है। उनकी कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में औपचारिक शामिल हो चुके हैं। हाँ। उनकी मंत्रिमंडल में मंत्री सरकार को, मौजूदा सरकार को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग करते हैं। जग जाहिर है, कई विधायक नाम लेने की, उसकी आंकड़ा बताने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार में सब जानते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई सारे उनकी दिग्गज इस बार काम किए। आपके पास 38 विधायक पूरे कर लेंगे आप अपनी सरकार बनाना चाहेंगे? मैं उस विषय की, उस सौदेबाजी पे, आप सरकार बनाना चाहेंगे वहां पे? देखिए, मूल विषय आपने जो चर्चा सुनी, नीतीश कुमार जी किए क्यों? अपने घर की घबराहट जो है, उनकी अंदर जो विद्रोह की स्थिति है, नीतीश कुमार जी की राजनीति को एक मौकापरस्त राजनीति उनकी लोग कह रहे हैं, उसके खिलाफ एक विद्रोह होने वाला है। उससे बचने के लिए उन्होंने एक नौटंकी किया है। उन्होंने एक ये मानना आपको कि उनका घर टूट गया था। लेकिन मनोरंजन के दोनों सवाल बहुत रेलेवेंट है। हम वापस आएंगे, वो सवाल पूछेंगे कि आप लोग सरकार बनाना चाहते हैं। उर्मिलेश जी, बहुत जल्दी से, क्या नीतीश कुमार का घर बिखर गया था? अब उनको कुछ ना कुछ तो फेस सेविंग चाहिए। ये पॉलिटिकल ड्रामा है जो फेस सेविंग उनको देता है। मैं कुछ देर पहले मनोरंजन को सुन रहा था हमारे चैनल पे, दिन में जब ये खबर आई थी, तो मनोरंजन ने बड़ा उसको एक पॉइंट उसमें रखा था। वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि इस बहाने नीतीश कुमार ये कहना चाहेंगे, भाई मैं तो बड़ा सीधा सच्चा ईमानदार किस्म का नेता हूं, देखिए मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, और पीछे से फिर कोशिश करें कि अपने घर को सुधार लें। देखिए, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बल्कि यूँ कहा जाए, नीतीश कुमार जो भी दांव चलते हैं वो उल्टा पड़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी से उच्च नैतिक आदर्शों, धर्मनिरपेक्षता के ध्वजवाहक के तौर पे उन्होंने इस्तीफा दिया, अलग किया अपने को एनडीए से, और उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ी एक मिसाल बनेगा, सेकुलरिज्म के वो फिर से एक उत्तर भारत में ध्वजवाहक बनेंगे। पड़ गया उल्टा।
ठीक इसी तरह से मैं नहीं जानता कि ये उल्टा पड़ेगा सीधा, ये तो भविष्यवाणी का विषय है जिससे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता, यानी ज्योतिष और भविष्यवाणी में। लेकिन एक राजनीतिक पत्रकार होने के नाते, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि वाकई वो बहुत ही बैड शेप में उनका विधायक दल था। कई लोग बाहर हो गए थे। जिस मंत्री का नाम लिया उनके पति चुनाव लड़ रहे थे, वो नहीं, वो अपने पति के चुनाव के लिए कैबिनेट बहुत ही बड़े पद पर बैठी एक महिला मंत्री ने इस्तीफा दिया और कहा कि अच्छा, वो भी बड़े जेन्युइन कारण थे। उनके पति पार्टी के बड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हुआ करते थे जब नीतीश कुमार समता पार्टी में थे। उस वक्त से उनको, उनके पति को कभी तवज्जो नहीं मिली और वो अपने राजनीतिक कैरियर के ऐसे दौर में थे जब उनको लगता था कि इस उम्र में उनका क्या होगा। पत्नी को तो मंत्री पद मिल गया, लेकिन वो जो जेन्युइनली एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनको कुछ नहीं मिला। उनको कुछ नहीं मिला। तो मेरा कहना है कि आज की तारीख में ऐसे न जाने कितने विधायक हैं जो बाहर जाने को तैयार थे, और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्हें विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश करनी चाहिए थी, जो नहीं उन्होंने किया। कल विधायक दल, एक सेकंड, कल विधायक दल की बैठक है। अगर विधायक दल की बैठक में फिर से कहा जाए कि भाई आप बने रहिए, आप नहीं रहेंगे तो हम कहां रहेंगे, तो अगर वो फिर से शपथ ग्रहण करते हैं तो इसका मैसेज बिहार की जनता में एक नाटक के तौर पे जाएगा और इसको माना जाएगा कि कभी इतिहास ट्रेजेडी के रूप में रिपीट करता है, कभी वो फार्स बन जाता है। अगर ये फार्स है तो ये महंगा पड़ेगा नीतीश के लिए, और एक बार माफ कीजिएगा, वो कर चुके हैं। आपको मैं बताऊं, भाजपा और जनता दल यू विधायक दल की संयुक्त बैठक में भोला सिंह नाम के एक बड़े वरिष्ठ सदस्य ने, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने हंगामा किया, शोर मचाया और कहा कि विधायकों की पूछ नहीं हो रही है, विधायकों को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। नीतीश जी ने कहा हम इस्तीफा दे देंगे, अगर आप लोग मेरे पर भरोसा नहीं करते इस्तीफा दे देंगे। लेकिन लोगों ने कहा नो 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 नो, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, आप बिल्कुल आप बने रहिए। तो नीतीश कुमार ये दिलचस्प बात को एडमिट करता हूं मनोरंजन के सामने, धर्मेंद्र के सामने, कि मैं उतना नहीं समझता भारतीय बिहार की सियासत को। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के एजेंडे पर हम आएंगे। आज पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो बड़े प्रश्न हम नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि क्या बिहार में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी, ये सवाल हम धर्मेंद्र प्रधान से पूछेंगे। नीतीश का इस्तीफा जो है वो जिम्मेदारी है नैतिक, या वाकई एक मजबूरी है, या सारा ये ड्रामा है? क्या जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है, जिस बात की तरफ मनोरंजन, धर्मेंद्र प्रधान और उर्मिलेश जी इशारा कर रहे हैं? क्या नीतीश को लेकर जेडीयू के भीतर असंतोष बढ़ा है? तो ये कुछ मौलिक प्रश्न है। क्या बिहार में जल्दी ही चुनाव कराए जाएंगे? अक्टूबर की एक संभावित समय की चर्चा हो रही है। मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इन सारे प्रश्नों में से किसका उत्तर आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा कि आज सब लोग ये कह रहे हैं, कल तक धर्मेंद्र प्रधान जी आपके साथ पैनल में हैं, कल उनकी पार्टी और आज उनकी पार्टी के कई नेताओं ने कहा था कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके सहयोगी रामविलास पासवान ने भी आज 1:30 बजे उन्होंने यही मांग की थी। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा नहीं है, नाटक है, असेंबली क्यों नहीं डिसॉल्व किया। अगर वो असेंबली डिसॉल्व करते, उसके पीछे दो कारण है विज्ञान। एक तो बिहार में 2005 फरवरी में चुनाव हुआ था, हंग असेंबली आई थी, लालू यादव ने अपना दबाव देकर उस असेंबली को डिसॉल्व करवा दिया था। बाद में नवंबर में चुनाव हुआ, एनडीए को बहुमत मिली और लालू यादव आज के दिन तक यही कहते हैं कि उनसे सबसे बड़ी राजनीतिक भूल हुई उस विधानसभा को भंग कराना। दूसरी बात, आपने अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल देखा। लेकिन अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं नैतिकता के आधार पर, तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रामेबाजी की। ये ड्रामेबाजी से ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक पैंतरेबाजी है, क्योंकि जो विरोधी उनसे हर घंटे इस्तीफा मांग रहे थे, अब वो एक तरह से बैकफुट पे हैं। दूसरी, उनकी पार्टी के अंदर, जैसा कि सब लोग जानते हैं, कुछ न कुछ विधायक हैं, कई आप अब बैकफुट पे एक जो मनीष पॉइंट रख रहे हैं, मैं मनोरंजन से इस पर रिएक्शन लूंगा कि अब वो मनीष का ये कहना है कि आप उसका उनसे कहते रहे अब हट जाए, अब हट जाए, अब हट जाए। जब वो हट गए तो आप कह रहे हैं कि वो अभिज्ञान जी, डिबेट को इस प्रकार से गुमराह मत करिए। ठीक है, मैं मनीष जी का आदर करता हूं, हाँ। लेकिन नैतिकता अगर नीतीश जी में रहती, हाँ। तो जिस दिन वो साझा सरकार में गठबंधन तोड़े, हाँ। 2013 जून में, उस दिन वो नैतिकता की ताक दे के इस्तीफा दे देते। नहीं, मनीष का एक पॉइंट है कि कल तक आप इस्तीफा मांग रहे थे, जब उन्होंने दे दिया, विधानसभा भंग क्यों नहीं किया? हाँ। अगर क्या उनको अकेले मिला था क्या, या साझा सरकार को मान्यता मिली थी? आप नैतिकता की बात कहते हो, एक माइनॉरिटी सरकार चलाते हो, आरजेडी को तोड़े हो, कांग्रेस की मदद से, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ते हो और कांग्रेस की मदद से सरकार चलाते हो, आपकी क्या नैतिकता बची है? विधानसभा क्यों नहीं भंग किया? आज चुनाव करो, चुनाव करो। मुझे लगता है इतनी भी नैतिकता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी नेता से कि ये चाहते हैं तुरंत चुनाव हो जाए।
विधानसभा भंग कर दो। वो इतना वो तो चाहेंगे उनके जिस तरह की सीटें लेकर आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह की सीटें लेकर आए तो चाहेंगे चुनाव तुरंत हो ये जाए। तो चाहेंगे कल चुनाव हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी कच्ची गोलियां थोड़ी छोड़ी है। नीतीश कुमार भी तो पॉलिटिशियन है, वो चाहेंगे एक साथ बात चुनाव। मनीष कुमार के पास चलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मनीष, आपको फिर क्या लगता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा? आपने लालू यादव वाला उदाहरण दिया कि वो ये मानते थे कि उनसे बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो गई विधानसभा को उस वक्त भंग कराने की। सब लोग जानना यही चाहते हैं स्वाभाविक तौर पर, फिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा आपके हिसाब से मनीष? देखिए अभिज्ञान, नीतीश कुमार का अगला कदम से ज्यादा वो बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, क्योंकि बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान के अलावा, मैं आपको कह दूं कि धर्मेंद्र प्रधान ऐसे नेता हैं जो ज्यादा बड़बोलापन नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनके अलावा छोड़कर बिहार बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने यही कहा था कि 50 से अधिक जनता दल यूनाइटेड के विधायक उनके साथ संपर्क में हैं। तो अब कल शाम में जो विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें देखना यही होगा कि जो 50 विधायकों का दावा कर रहे थे वो 50 विधायक सही में हैं या केवल दावा किया जा रहा था। दूसरी बात यह है, एक जो दूसरी संभावना है कि जनता दल विधायक दल की बैठक हो, एक बार फिर से नीतीश कुमार के ऊपर दबाव डालकर उनको फिर से नेता चुना जाए। तीसरी एक बात है, शरद यादव ने दिल्ली में आज कुछ बयान दिया है। उस बयान में कुछ भी, जैसा शरद यादव का हर बयान होता है जिसमें जवाब कम होता है, सवाल ज्यादा होता है, काफी कुछ उन्होंने हिंट्स किया है कि कल कुछ बड़ा होगा, कुछ रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज होगा। ये रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज क्या होगा अभिज्ञान में नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं एक सच्चाई बता सकता हूं कि आज की शाम सब लोग चाहते हैं कि यहां पर असेंबली डिसॉल्व हो जाए, एक्सेप्ट एक आदमी और एक दल, वो है आरजेडी और लालू यादव। लालू यादव किसी भी हालत में नहीं चाहते हैं कि ये सरकार जाए या यहां पर असेंबली डिसॉल्व हो। उसका एक बड़ा कारण यह है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के सरकार का जो टर्म है वो पूरा टर्म पूरा करे, और इसके लिए हो सकता है कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर ये समर्थन देखा जाए या बहुमत साबित करना हो तो उस समय अगर आरजेडी सरकार को समर्थन ना करे तो एब्सटेन करेगी, और एब्सटेन करके वो नंबर जो है पूरा, वो जो मेजोरिटी का नंबर है वो पूरा कम हो जाएगी। मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि बीजेपी के साथ जब पिछली साल जब नीतीश कुमार विश्वास मत ले रहे थे तो बीजेपी के कई विधायक नदारद थे, उस समय बीजेपी ने बाइकआउट किया था। जब वोटिंग की बात आई थी तो बीजेपी के विधायकों ने बाइकआउट किया था। वक्त मनीष में आऊंगा वापस आपके पास, थोड़ा सा समय दे रहा हूं, मैं सबसे माफी चाहूंगा क्योंकि एजेंडा स्वाभाविक है, स्वतः भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन सब नौजवान यहाँ बैठे, समझ पा रहे ना बिहार में कितना लोग दिमाग सियासी ऊपर नीचे, सिर्फ मनोरंजन और धर्मेंद्र जी समझ पाते। आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं महामुकाबला।